प्रॉपर्टी संकट से बाहर निकलने और घरों की बिक्री बढ़ाने के लिए चीन ने नई प्रॉपर्टी नीति की घोषणा की है। चीन में कई राज्यों की सरकारों ने अपने स्तर पर प्रॉपर्टी खरीद और उस पर कर्ज के नियमों में ढील दी है। 24 शहरों में अभिभावकों को ये छूट दी गई है कि वे अपने बच्चों के लिए घर खरीद सकते हैं, उसको फंड कर सकते हैं। दक्षिणी चीन में कई शहरों में घर खरीद पर सब्सिडी और आसान कर्ज की व्यवस्था की जा रही है। चीन में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दूसरे राज्यों के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने की छूट नहीं थी। अब इन क्षेत्रों में भी वो लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जो अब तक नहीं खरीद सकते थे। इस नियम को भी वहां से हटा लिया गया। सर, चीन में हमेशा देखते हैं कि पूरी कोशिश जो होती है वो प्रॉपर्टी के बाजार को सपोर्ट करने की होती है, और चीज़ें अगर खराब हो भी रही होती हैं तो ठीक है, धीरे धीरे सही हो जाएंगी। प्रॉपर्टी पर एकदम सतर्क दिखती है सरकार, जहां मकान गिराने की नौबत आ जाए, नए मकान को बनाने की नौबत आ जाए, ऐसा क्यों? सतर्कता यहाँ इतनी ज़्यादा क्यों है? चीन का की पूरी अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था की अगर हम तुलना करें तो इससे भारत में सारी कोशिशें ऑटोमोबाइल के आसपास घूमती रहती हैं। हम कैसे नापते हैं बाजार में कि डिमांड कैसे बढ़ी, बाइक बिकना शुरू हुई कि नहीं, कारें बिकना शुरू हुई कि नहीं हुई, क्योंकि भारत की मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमोबाइल का हिस्सा काफ़ी बड़ा है। उसी तरह चीन के जीडीपी में रियल एस्टेट का हिस्सा करीब करीब 29% है, यानी 30% के आसपास का जीडीपी रियल एस्टेट से आता है चीन का। और इसीलिए चीन की अर्थव्यवस्था अगर मंदी में जाएगी या मंदी से उभरेगी तो इस बात पर निर्भर करेगा कि चीन का रियल एस्टेट मार्केट या चीन का हाउस कंस्ट्रक्शन मार्केट कैसे ग्रो कर रहा है। टोटल बैंक लोन्स का 40%, किसी भी दुनिया के देश में इतना बड़ा हिस्सा नहीं होगा किसी एक सेगमेंट में गया हुआ एक उद्योग में। 40% हिस्सा चाइना के बैंक लोन्स का प्रॉपर्टी मार्केट में जाता है। 70% हाउस होल्ड वेल्थ इसी मार्केट में लगी हुई है, यानी जो परिवारों की संपत्तियां हैं वो मकान और मकान से जुड़ी चीज़ों में लगी हुई है। और इसलिए चीन को अपने प्रॉपर्टी मार्केट को उबारने के लिए सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं। हमने देखा कि चीन में कई सारी महत्वपूर्ण कंपनियां, एवरग्रांडे जैसी कंपनियां बस्ट हुई, उन्हें सरकार को बेल आउट देना पड़ा, उनकी मदद करनी पड़ी। अब नई नीतियों के तहत चीन अपने प्रॉपर्टी बाजार को थोड़ा नए सिरे से देखने की कोशिश कर रहा है। और चीन के प्रॉपर्टी बाजार में शुभम चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी का सबसे पहला संकेत भी हमें चीन के प्रॉपर्टी बाजार से ही मिलता है। भारत की तुलना में चीन के प्रॉपर्टी बाजार की तस्वीर बिल्कुल दूसरी है। 11 महीने के लोएस्ट लेवल पर है चीन में प्रॉपर्टी के प्राइसेस जुलाई में। और ये वो संकेत है अगर ये बाजार या डिमांड ऊपर नहीं गई तो चीन की अर्थव्यवस्था में बाकी डिमांड भी नहीं आएगी। तो यहाँ कोशिश चीन की तरफ से दो तरीके की हो रही। एक तो वो जो पुराना प्रॉपर्टी मार्केट है जिसमें कई तरीके के क्राइसिस हैं, बने हुए मकान खड़े हैं, बैंकों के डेवलपर्स के पास पैसे नहीं हैं, लोग अपने भुगतान नहीं कर रहे हैं कि उनको समय पर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो उन्हें या तो बेल आउट किया जा रहा है और लोगों को समय पर मकान दिलाने की कोशिश की जा रही है, या फिर अब उन्हें गिराया जा रहा है जो लंबे समय तक खड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी और उनके वैल्यूएशंस का मुद्दा है। दूसरी तरफ जिन चीज़ों का जिक्र शुभम ने अपनी शुरुआत में किया, वो सारी चीज़ें नए होम बायर्स को सपोर्ट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए है। क्योंकि अगर न्यू होम मार्केट भी चीन का एक बार ग्रो करने लगा, नए खरीदार आना शुरू हुए तो शायद चीन की अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत सक्रियता आएगी। और इसलिए जितनी कोशिशें हैं कि कुछ इलाकों में जहां मकान खरीदने में पाबंदी थी वहां छूट दी जा रही है, लोगों के लिए सीधी डायरेक्ट मदद बढ़ाई जा रही है, परिवारों को हाउस होल्ड्स को मकान खरीदने की रियायतें बढ़ाई जा रही, ये सारी कोशिशें की जा रही है। और ये कोशिश केवल चीन की केंद्रीय सरकार नहीं बल्कि वहाँ की राज्य सरकारें और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था पर पूरी दुनिया की निगाहें सबसे करीब से है, क्योंकि अगर अमेरिका की और यूरोप की में मंदी आती भी तो है, और अगर चीन की अर्थव्यवस्था रिकवरी के मोड में चली जाती है तो नुकसान दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि चीन एक बड़ा संतुलक कारक होगा यूरोप और अमेरिका की पश्चिम की मंदी को संतुलित करने के लिए।